और आइए अब शुरुआत करते हैं न्यूज 24 की कोरोना पर सबसे बड़ी कवरेज की। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने डॉक्टर, एक्सपर्ट्स, जो कोरोना को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में हैं, एक्सपर्ट्स जवाब देंगे। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं, आज भी रिकॉर्ड टूटे हैं। आज देश में कोरोना के मामले 4 लाख के करीब जा पहुंचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3,79,257 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों आंकड़े अब तक के लिहाज से सबसे ज्यादा हैं। अब तक ना तो कभी 3,79,000 के करीब नए केस आए थे और ना ही 3,645 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि राहत की बात इन सबके बीच यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,69,507 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं, घर लौटे हैं। और इसी के साथ देश में अब कुल संक्रमितों की जो संख्या है 1,83,76,524 पर जा पहुंची है। आपको बता दें, इनमें से 2,04,832 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 30,84,814 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर कुल मिलाकर कर कहें तो कोरोना से हर तरफ हाहाकार है और ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। आज हमारे साथ पैनल में कई बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हर सवाल के जवाब आपको देंगे, आपके हर असमंजस को, कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टरों से हम जानेंगे। देखिए, सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं आज न्यूज 24 इन जाने माने डॉक्टर्स से पूछेगा। सबसे पहले तो आखिर ये कोरोना का जो दौर है कब तक चलेगा, क्योंकि हम सब ये देख रहे हैं पीक, बार बार आप सुन रहे हैं पीक आने वाला है, तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? देखिए, हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं परिचय करवा दूं, डॉक्टर अनूप कुमार एचओडी यूरोलॉजी सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार मेडिकल डायरेक्टर LNJP हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। डॉक्टर DK गुप्ता CMD फेलिक्स अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर संदीप जसूजा प्रोफेसर एंड HOD ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी SMS अस्पताल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर MD मोहम्मद मुबशिर अली MD जनरल मेडिसिन अपोलो टेली हेल्थ सर्विसेज से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर अनूप, मैं आप ही के पास आते हुए सर यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम सब ये बार बार कह रहे हैं और आज तो ये लग रहा है कि क्या सही वही होता नजर आ रहा है, क्योंकि 3 लाख के पार तो आ ही रहे थे केसेस, अब 3,79,000 सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मामले और मौतों की संख्या भी रिकॉर्ड टूटी है। तो क्या वाकई उस पीक की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नंबर ऑफ केसेस पिछले 7 दिनों से लगातार 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं, बट अभी भी पीक की तरफ अभी हम क्लोज नहीं है। पीक आने में अभी और समय लग सकता है, इसलिए ये कहना गलत है कि अभी हम बहुत क्लोज आ गए। पीक के नंबर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार ये लोगों से अनुरोध कर रहा है कि प्लीज घर से बाहर ना निकलें, डबल मास्क लगाएं। अब एक सिंगल मास्क का भी कोई जरूरत नहीं रहा है, डबल मास्क आपको लगाना है और लोग घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे 3-4 हफ्ते बहुत क्रिटिकल है भारत के लिए। नंबर जो है 4 लाख तो क्रॉस कर ही रहे हैं, 5 लाख भी जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल टाइम है जिसमें सभी को सहयोग देना है भारत सरकार का, ताकि हम इस लड़ाई को जीत सके। डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर अनूप बने रहिए आप हमारे साथ। मैं विपनेश बात कर रही हूँ। डॉक्टर सुरेश कुमार, ये जो सवाल है बहुत गंभीर है, ये आम जनता के सर सवाल हैं जो आज हमने इस चर्चा में उठाए हैं। पहला सवाल यही सीधा सा सवाल है सर, ये कोरोना का दौर कब तक चलेगा? आम जनता ये सवाल पूछ रही है। देखिए, ये जो दौर है 1-2 वीक में खत्म होने वाला नहीं है। जैसे कि कब साहब ने बताया कि नंबर अभी तो बढ़ रहा है, तो काफी अभी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कितना टाइम ये पीक करेगा ये कहना, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन है वो मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर आधारित होते हैं, पर कई बार वो जो मॉडल है मैथमेटिकल मॉडल सही साबित होता है, कई बार गलत साबित होता है। इट इज नोबडी नोज कि कब ये संख्या स्टेबल हो जाएगी और कब डाउन जाएगा। देयर आर ओनली आइडियाज एंड सम एक्सपर्ट्स सेज कि ये 2 हफ्ते बाद पीक करेगा, मई 15 तक ये पीक करेगा, उसके बाद 3rd वीक में मई में डाउन होना शुरू होगा। तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो वायरल की डायनेमिक्स आप देखते हैं, वायरल का जो प्रीवियस जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अब पीक नजदीक है और 2 से 3 हफ्ते में ये शायद स्टेबल होगा और उसके बाद डिफरेंट स्टेटों में डिफरेंट टाइम में ये जो संख्या है
ये ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, लेकिन सर सवाल ये है कि क्या ये खतरनाक है? पहले दौर और अब के दौर में ये क्या ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा प्रभावी है? निश्चित रूप से खतरनाक है, निश्चित रूप से खतरनाक है। यदि हम पिछले साल के मुकाबले में देखें, पिछले साल हमने 12,000 से ज्यादा पेशेंट हमारे लोकनायक अस्पताल में ठीक करके घर भेजे थे, और पिछली बार जो पेशेंट आ रहे थे उनका प्रोफाइल देखें तो वो चलते फिरते थे, उनका ऑक्सीजन 92, 93 से ऊपर ही रहता था। बहुत कम लोगों का, 100 में से 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते थे जिनको आईसीयू बेड की जरूरत होती थी। अब जो प्रोफाइल है वो ऐसे आ रहा है कि 100 पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो 100 में से 99 को आईसीयू की जरूरत होती है। इतना ज्यादा भयंकर नहीं, लेकिन मैं सर इस पर आपका भी जवाब चाहूंगी, लेकिन डीके गुप्ता सर मैं आपको जोड़ते हुए ये सवाल आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सर कह रहे थे कि 100 में से 99 जिनको अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। WHO ये कहता है, मैं कल ही एक रिपोर्ट WHO की देख रही थी, WHO का ये कहना है कि 15% से कम ऐसे लोग हैं भारत में जिनको अस्पताल में जरूरत है देखभाल की। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, पता नहीं है कैसे खुद को देखना है, संभालना है, घरों के भीतर अस्पताल पहुंच जा रहे हैं और इसलिए बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं। ये WHO की अपनी रिपोर्ट कहती है। तो ये दोनों बातों में तो सर अंतर है, जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। WHO ये कहता है कि यदि हमारे पास 100 कोरोना के पेशेंट है, 100 कोरोना के पेशेंट है, तो उसमें 85 को कुछ नहीं होगा, घर पे ही वो बिना ऑक्सीजन के ठीक हो सकते हैं। 15 पेशेंट्स में कोरोना के सिम्टम सीवियर होते हैं, बुखार होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। उनमें से 100 में से 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको की आईसीयू की आवश्यकता है। तो वो जो 5% है, यदि आप दिल्ली पॉपुलेशन टॉप करोड़ से ज्यादा लगाएं, अब उससे 5% आप लगा लीजिए, कितना हो गया? तो क्या वही 5% के गुप्ता, वही 5%? क्या इतनी बड़ी आबादी है 5% की जो अस्पतालों में पहुंच रही है? हम देख रहे हैं बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, किल्लत है। डॉक्टर डीके गुप्ता, ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है जी, 30% लोग इन्फेक्टेड है, और उसका 5% आप लगा लीजिए, 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, और उसका 5%, तो कितने लोगों को? सर यही सवाल डॉक्टर डीके गुप्ता साहब से भी। जी डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट या इंग्लैंड वाला जो सबसे कॉमन पाया जा रहा है, ये इसकी मारक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा है, इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, स्प्रेड रेट ज्यादा है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें पूरी 1.38 बिलियन 135 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 15% जिनको हॉस्पिटल चाहिए बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और सही बात है 85 to 90% लोग ऐसे होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्ड होते हैं, जिनको L1 केयर चाहिए, होम आइसोलेशन चाहिए। लेकिन चूंकि उनको L1 केयर भी अच्छी नहीं मिल पा रही है, वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, उनकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो रही है, एग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो L1 से वो L2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही है। और चूंकि उनको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, डिले मिल रहा है ऑक्सीजन में, पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल ओवरलोडेड है, नर्सेस ओवरलोडेड है, डॉक्टर ओवरलोडेड है, तो वो उनको आईसीयू से वेंटिलेटर में शिफ्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट्स हैं, और इतना बड़ा पेंडेमिक है, इसमें 1% भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो 1% भी बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे देश में। ठीक है सर, अगला सवाल, अब ये कब समझें कि वो क्लिक कब करना चाहिए? कोई अगर इस वक्त होम आइसोलेटेड है, वो कब समझे कि अब मेरा वक्त है अस्पताल जाने का? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि ऐसे कौन से डेंजर साइन है जब आपको सोचना चाहिए कि हमें अस्पताल जाना है। पहला ये कि अगर आपका सैचुरेशन 93-92 से नीचे फॉल हो रहा है, आपको 8-10 दिन से ज्यादा हो गए लगातार हाई ग्रेड फीवर परसिस्ट कर रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको सांस में तकलीफ हो रही है, सांस तेज आ रही है, सांस लेते हुए दर्द हो रहा है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको दौरे पड़ रहे हैं, हाथ मुंह नीला हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फॉल हो गया है, ड्राउजीनेस हो रही है, स्लीपीनेस हो रही है, उठाने से उठ नहीं रहा है बंदा, तो ऐसे टाइम पे आपको तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए या इमरजेंसी की तरफ जाना चाहिए। और आपको अपने ऐसे पेशेंट जो कोमॉर्बिड है, जो थोड़े ज्यादा सीरियस है, इनकी मॉनिटरिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, इनके पास अटेंडेंट जो होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उनका सैचुरेशन चेक करना है, उनका ब्लड प्रेशर चेक करना है, उनका टेम्परेचर चेक करना है, उनको हैंड हाइजीन करवाना है, मास्क लगा के रखना है, अपनी सेफ्टी पर ध्यान रखना है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम है तो तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर से हॉस्पिटल में संपर्क करें। ठीक है डॉक्टर संदीप, आपके पास आते हुए ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर दोनों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन की मैं बात करूंगी, लेकिन सर ऑक्सीजन जो मीटर है, ऑक्सीमीटर, उसका सही इस्तेमाल कैसे करें? घर बैठे ये लोग जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम होम आइसोलेशन उन पेशेंट्स को करते हैं जिनका सैचुरेशन 95 से अबव रहता है। तो अब 95% से अबव रहता है तो उनको होम आइसोलेशन है, और उससे नीचे रहता है तो हम हॉस्पिटल के लिए एडवाइस करते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है वो एक अच्छी क्वालिटी का और गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम लोग एक्यूरेट उसको मेजर कर सकें। और जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जो टिप्स है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के एक्यूरेट्स होते हैं,
तो हम इसको जरूर, अगर हम कोई भी पेशेंट होम आइसोलेटेड है तो दिन में 2 या 3 बार अपना पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन करें। अगर उनका सैचुरेशन 95 से नीचे जाता है या 90 टू 95 के बीच में रहता है तो तुरंत उनको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए अपना, और उनको आगे का सीटी स्कैन और अपना सीटी स्कोर देखना चाहिए। अगर फिर इश्यू आता है तो हॉस्पिटलाइज होकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है सर, पल्स और जो पीआई है दोनों में क्या उनको भी चेक करते रहना जरूरी है? क्योंकि सिर्फ हम सैचुरेशन लेवल देखते हैं वो 94 से नीचे तो फिर सतर्क होते हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें पल्स की भी रेट आती है, और उसमें पल्स ऑक्सीमीटर कितने से कितना रहना चाहिए सर? तो जो पल्स है वो अगर 100 से ऊपर होती है तो इन्फेक्शन के चांस होते हैं, और वो टैकीकार्डिया एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। तो 100 से नीचे अगर पल्स है, सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप होम आइसोलेट रहिए और अपना जो भी फीवर का है ट्रीटमेंट वो करते रहिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट है 6-7 डेज में आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो इस वक्त वायरल है, इसलिए मैं कुछ चीजें आप लोगों से चाहती हूँ उस पर क्लियर करें। और डॉक्टर मुबशीर सर, मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ अब इसमें, क्योंकि जो टैपिंग होती है, ऐसे बड़े वीडियोस मैंने देखे, एक नए थेरेपी बताया जा रहा है इसे, कि टैपिंग आगे चेस्ट पे और फिर बैक पे, पीठ पे टैपिंग करने से और थोड़ा सा जोर से टैपिंग करने से ऑक्सीजन को मेंटेन किया जा सकता है। एक ये थेरेपी चल रही है। दूसरा, एक डॉक्टर को ही मैं सुन रही थी, जो डाइटिशियन थी, वो कह रही थी कि जिनको ऑक्सीजन लेवल में दिक्कत आ रही है वो जूस न लें, ये आपको खराबी कर सकता है। ये दोनों तथ्यों पर सर क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वायरल वीडियोस और वायरल फॉरवर्ड्स है, जो कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। आप जब भी ऐसे व्हाट्सएप वीडियोस या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आप रिसीव कर रहे हो, काइंडली रीचेक करें, एक ऑथेंटिक सोर्स से रीचेक करें या एक डॉक्टर से रीचेक करें बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये सारे चीज़ें व्हाट्सएप द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा फॉरवर्ड हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं कि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता है। तो इसीलिए काइंडली आपके जो डॉक्टर होते हैं या आपके जो हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम है उनसे आप सलाह करिए बिफोर कंफर्मिंग दिस, और कोई ऐसी न्यूज़ पे आप बिलीव ना कीजिए। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने का सर योगा या प्राणायाम के अलावा जैसे ज्यादा पानी पीना या फिर कुछ और विकल्प है जिसके जरिए हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख पाए शरीर में, घर बैठे बैठे, कोई कोविड पेशेंट है या ना भी हो तो भी? देखिए, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड है उसमें पानी तो ज्यादा पीना ही है। जो बेसिक लेवल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं टू मेंटेन द लंग स्पेसेस सैंक्टिटी, तो वो आप बेसिक लेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल्स अगर 94% से कम है तो ऐसे एक्सरसाइजेस भी मना है, क्योंकि और भी उनको दिक्कत हो सकती है या उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर ऑक्सीजन लेवल्स 94 के ऊपर हैं, थोड़े से हेल्दी हैं, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रोन पोजिशनिंग जो बोलते हैं, उल्टा सोना, उसको भी आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 घंटे कोई इंसान सो रहा है, उसमें 1 या 2 घंटे का प्रोन पोजिशनिंग करने से थोड़ा सा जो नीचे के जो लंग लोब्स हैं या जो लंग एरियाज हैं उसको ऑक्सीजनेशन फैलता है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दीजिए सर, जब ऑक्सीजन की बात हो रही है, आपने बोला कि जो हम पेट के बल लेट करके वो जो तरीका है 2 घंटे या जब तक आप उसमें खुद को ओके मानते हैं तब तक उस पोजीशन पर आप लेट सकते हैं और उससे आपको फायदा होगा। लेकिन किसी का ऑक्सीजन लेवल, मानिए क्योंकि कोविड पेशेंट तो खुद ही आइसोलेटेड है, वो अलग है लोगों से, वो खुद अपना देख रहा है, चेक कर रहा है सारी चीजें, उसे क्या महसूस हो तो फिर दूसरों की हेल्प के लिए उसको बुलाना चाहिए, घर के लोगों के लिए, या फिर कोई और तरीका अपनाना चाहिए? सांस कितने लेवल तक गिरना चाहिए? जैसे कि मेरे कलीग्स ने भी कहा है, 94% एज पर ICMR गाइडलाइंस कट ऑफ वैल्यू है। पल्स ऑक्सीमीटर तो उनको चेक करते रहना है। अगर उसके अतिरिक्त उनको जो है, अगर छाती में दर्द हो रहा है या खांसी बहुत ज्यादा हो रही है या सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत हो रही है, तो इनको डॉक्टर से सलाह करके एडमिशन की जरूरत होगी। मानिए सर 92 या 90 आ गया, तो क्या इसके बाद दोबारा चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा ये तमाम एक्सरसाइजेस करके फिर से 94 के अप चला जाए, और इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं? बढ़ सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, पैनिक होने की तो जरूरत नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट रह सकता है, बट स्टिल एक बार डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि डीके गुप्ता सर एक पॉइंट रखना चाहते हैं, जरूरी उनको है। सुन लेते हैं उसके और बाद। डॉक्टर अनूप जी सर। सर, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता सर प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि उस टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन कम क्यों हो रहा है। मरीज को बुखार तो नहीं, बहुत बार ऐसा होता है बुखार बहुत तेज होता है, उसकी वजह से मतलब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है, इसलिए सैचुरेशन फॉल करता है। तो खास करके जो करंट पेशेंट आ रहे हैं उनमें 10-12 दिन तक रोज बुखार आ रहा है, तो लोग बुखार की दवाई टाइम पे नहीं खाते, तो इसलिए भी सैचुरेशन कम फॉल होने के चांसेस है। तो आपको 6 to 8 आवर्ली आपको पैरासिटामोल टाइम पे लेनी, जिससे बुखार ना आए। अगर आपको चेस्ट में कंजेशन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करके MDI, आजकल इनहेलर आ गए बहुत सारे, ब्यूटीकॉट और डुओलिन या लिवोलिन के, वो आप लेते रहे, उससे कंजेशन खुला रहेगा। और प्रोन जैसे इंटरमिटेंट प्रोन पोजीशन जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, वो प्रैक्टिस करें और पैनिक ना करें, स्ट्रेस ना करें। पैनिक और स्ट्रेस करने से भी आपकी बॉडी का BMR बढ़ जाता है, उससे भी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो हमें ये देखना रूट कॉज क्या ऑक्सीजन कंजम्पशन, उसको पहले खत्म करो, तब हमें अगर नहीं हो रहा है इससे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।